जब चल तो नहीं रही आप चल रहा है। एक कमेंट लगाओ सामने, झूठ बोल रहा है लाइव कमेंट लगा दे सामने। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अच्छा भाई, क्या मैं आपको दिख रहा हूँ? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? एक बार बता दो, फिर आगे बढ़ेंगे हम फटाफट से। बच्चे अनुष्का सिन्हा, रचित राज, मुझे कुछ कमेंट दिख रहे हैं लास्ट के 2-3, बाकी के चले गए होंगे। एक बार मुझे बता दो भाई। अरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, आओ भाई सभी बच्चे फटाफट। भाई नहीं चल रहा शायद यार, ये एसी यार, ये देखो उसे, इतनी गर्मी में तो नहीं भाई हो पाएगा। चलो ऐसे भी गए। अब मुझे कमेंट दिख रहे हैं, आर्गव देव और राजीव कुमार, बहुत सारे बच्चों के बीच में भी आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले आज अपनी फर्स्ट क्लास है आपके साथ में। अमित कुमार जी गुड मॉर्निंग। तो क्या हाल चाल है सही बच्चों के? पहले तो एक बार बताएंगे। देखो, क्लास लेने से पहले ना 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। शैलेंद्र कुमार जी राम राम। एक तो बच्चे, हमारे अंदर क्या हो रहा है ना, हालांकि मैं इस तरह की स्पीच वगैरह देता नहीं हूँ ज्ञान वाली, मैं सीधे टॉपिक पर आता हूँ। बहुत सारे बच्चे पुराने भी होंगे, लेकिन एक आजकल ज़्यादा टिकटॉक वगैरह देखकर, ज़्यादा यूट्यूब पर रहने से हो क्या रहा है कि हमारे अंदर ना थोड़ा सा पेशेंस कम हो रहा है। तो हम क्या करते हैं ना कि थोड़ी देर वीडियो देखी, रोक दी, कभी बीच में आ गए, फिर चले गए। तो एक तो ना, जब भी आप पढ़ने बैठो तो पूरा माइंड सेट करके बैठना है। दूसरी चीज़, हिंदी में इंग्लिश में आपके मैं नोट्स डलवा दूंगा। ठीक है, तो नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप उनका प्रिंट आउट निकलवा लेना तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप प्रिंट आउट निकलवाएंगे तो बेस्ट है। दूसरी चीज़, आप अपने हाथ से नोट्स बनाएंगे तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। तो जो बच्चा अपने हाथ से बनाएगा तो उससे ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। तीसरी चीज़, अगर आप अपने हाथ से नोट्स नहीं बनाना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेन और आपको एक कॉपी आपके सामने रखनी ही है। जो मैं आपको बताऊंगा ना, तो थोड़ा रफ सी लैंग्वेज में हल्का हल्का सा आप लिखते रहेंगे साथ साथ ना, तो आप ज़्यादा टीचर के साथ में कनेक्ट रहेंगे, ज़्यादा बातों को सीखेंगे। तो मान लो बीच में कोई फॉर्मूले पे मैं न्यूमेरिकल दूंगा, कोई क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, तो आपके पास पेन और कॉपी होनी चाहिए ताकि आप उसे सोल्व करके जल्दी आंसर दे सकें बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। तो हमें क्या करना है, नोट्स आपको मिल जाएंगे, आज ही मैं अपलोड करा दूंगा। हिंदी वाली PDF पूरी रहेगी एक। तो 2 चीज़ देख समझना, जैसे अगर आपके मोबाइल से PDF डाउनलोड नहीं हुई तो आप वेबसाइट से कर लेंगे, www.timescoaching.in। आप इस पे लॉगिन कर लेना। जो भी आपके पास लॉगिन ID और पासवर्ड होगा, जो भी आप मोबाइल पे यूज करते हैं, तो लॉगिन करोगे ना तो आपको वहाँ पे साइंस स्पेशल बैच दिख जाएगा। आपका जो भी साइंस स्पेशल बैच 8 नंबर है, क्लिक करना तो वहाँ से डाउनलोड हो जाएंगी। किसी किसी मोबाइल में ना एक्चुअली थोड़ी बड़ी फाइल है तो डाउनलोड नहीं कर पाता किसी किसी का मोबाइल, तो बच्चे ऐप्स इस वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर लेंगे और प्रिंट आउट निकलवा लेंगे आज ही। 100-150 रुपये लगेंगे, 50-60 जो भी लगेंगे आपके, वो आपको लगा के प्रिंट आउट निकलवाना है। और एक पेन लेके उन प्रिंट आउट को सामने रख के बैठना कल से क्लास में। ये सामने ना रख के बैठना, वरना फिर दिक्कत क्या होगी, मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आप दिमाग का यूज नहीं करोगे, आप रजिस्टर में से नोट्स में से देख के आंसर बता दोगे, तो उससे आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तो आपने क्या ध्यान करना है कि जब भी मैं कोई चैप्टर आपको पढ़ाऊं, उस चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर आप नोट्स में से देखना। पहले ही देख लोगे तो फिर जो चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूं, जहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, तो उस वाले पॉइंट को आप टच ही नहीं कर पाओगे। आपको समझ में आएगा ही नहीं कि पेपर में पूछता क्या है, तो बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारा सिलेबस क्या रहेगा, हमें कौन कौन से एग्जाम को हिट करना है, किन किन एग्जाम को ध्यान में रख के मैं आपको पढ़ाऊंगा मैं, और फिर उसके बाद मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ। फिर कोई एक चैप्टर उठाएंगे जो भी आप कहोगे। सबसे पहली बात, आप ये समझो कि कौन कौन से मैं एग्जाम को कवर करने वाला हूं, कौन कौन से एग्जाम कवर होने वाले हैं, ताकि आप मेरे से बाद में ना पूछो अगली क्लास में
सबसे पहला, जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी का कोई भी पेपर हो, सीपीओ का होने वाला है, सीजीएल, आपका एमटीएस, जीडी कांस्टेबल का, या इसके अलावा और भी कोई एग्ज़ाम होता हो, वो सारे एग्ज़ाम एसएससी कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, वो एग्ज़ाम मैं यहाँ पे करूँगा, ठीक है। फिर से बताएं सर, भाई रंजीत कुमार आप बीच में लाइव आ जाओगे मुंह उठा के, और बाकी बच्चे बेवकूफ़ नहीं है यहाँ पे कि अब तुम्हें दोबारा से बताऊँ मैं, तो दोबारा वीडियो देख लेना बाद में। एक तो मैंने अभी बताया क्या, कुछ तो बताया नहीं है, बाद में देखना वीडियो में। एक तो एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो वो इसके अंदर कवर होगा। सेकंड, पीसीएस, आप किसी भी स्टेट के पीसीएस की बात कर रहे हैं, इनमें खास तौर से यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, क्योंकि नॉर्मली हमारे पास यहाँ के बच्चे ज़्यादा होते हैं, तो यहाँ के क्वेश्चन मेरे पास आते रहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक मैं बच्चे ये वाला एग्जाम करूँगा, स्नेहा मैया बिहारा, राजीव कुमार। भाई रुक जाओ, अभी मैंने शुरू किया लिखना, आगे से आगे नहीं बढ़ाना, कमेंट बाजी कम से कम करनी है। तीसरी चीज़ बच्चे, आपका रेलवे का एग्ज़ाम हो, रेलवे में जैसे कि आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम, आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो रेलवे लेता है अपने, ये रेलवे का जो एग्ज़ाम है अपने, जो नॉर्मली ग्रेजुएशन बेस पे होते हैं, जिनके लिए आपको स्पेशल कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, वो। ओके सर, क्लास नहीं हुआ था, क्लास पहली क्लास है आज मेरी, अभी मैं आपको बेसिक बातें बता रहा हूँ ताकि आप मेरे से आगे ना पूछें। फोर्थ वन, आप किसी भी स्टेट का पेपर दे रहे हैं पुलिस का, चाहे वो एसआई का एग्ज़ाम हो चाहे जीडी का हो, तो स्टेट के जो पुलिस के पेपर हैं वो भी कवर होंगे इसके अंदर। पांचवी चीज़, यूपीएससी का कौन कौन सा एग्ज़ाम करूँगा कवर में, सीडीएस, सीएपीएफ, ये एग्ज़ाम कवर किए जाएंगे इसके अंदर। देखो सीडीएस जो यूपीएससी का, अमित कुमार जी, हाँ सर हम स्पेशल रेलवे के लिए जुड़े हैं, तो सब में भाई देखो फिजिक्स सब जगह सेम ही है, बस कहीं पे थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेता है, कहीं पे छोटा मोटा न्यूमेरिकल भी पूछ लेगा, कहीं पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, तो सबको कवर करेंगे हम धर्मेंद्र जी। तो यूपीएससी का सीडीएस और सीएपीएफ, यूपीएससी का जो आईएएस वाला एग्जाम है ना, उसमें बेसिक फिजिक्स नहीं आती है, उसमें आती है जो टेक्नोलॉजी वाला पार्ट आता है, जो करंट में हम टेक्नोलॉजी से डील कर रहे हैं, तो ये अपने जो पेपर हैं नॉर्मली। अब देखो इसके अलावा जब आप किसी और पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसका नाम मत लिखना यहाँ पे, किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, आप उसके प्रीवियस ईयर देखेंगे और आप ये चेक करेंगे क्या उस पेपर का लेवल जितने मैंने यहाँ पे लिखे हैं उसके बराबर है या उससे कम है, तो वो पेपर भी कवर होगा। यानी कोई भी एग्जाम अगर आप इसके अलावा दे रहे हैं, अगर उसका लेवल सीडीएस, रेलवे एनटीपीसी, सीजीएल, पीसीएस के लेवल का है या उससे कम है, तो वो भी यहाँ पर कवर किया जाएगा, ठीक है। तो आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो ये मेरे एग्जाम हैं जिन्हें मैं नॉर्मली ध्यान में रख के पढ़ाऊंगा। इनसे फायदा क्या होगा, अदर एग्जाम भी आपके अपने आप ऑटोमेटिकली जो अलग अलग स्टेट में निकलते रहते हैं वो अपने आप से ऑटोमेटिकली कवर होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब जो होती है एग्जाम, उनका लेवल या तो इनके बराबर होता है या फिर इनसे कम होता है, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज, अब मैं यहाँ पे आता हूँ। अब हमारा सिलेबस क्या रहेगा, एक बार हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस में इंग्लिश में लिख दूंगा, यहाँ पे हिंदी में बोलूंगा। हालांकि जब पढ़ाऊंगा तो हिंदी इंग्लिश हम सेम ही पढ़ेंगे, बराबर पढ़ेंगे। सबसे पहले बच्चे देखना, ये चैप्टर जो मैं लिखूंगा ना, ये जरूरी नहीं कि मैं इसी ऑर्डर में क्लास में पढ़ाऊं, आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी, हाँ 9th 10th के एनसीईआरटी को भी हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एक्चुअली एनसीईआरटी को ही एग्जामिनर फॉलो करता है और एनसीईआरटी को ही माना जाता है, ठीक है। एक बच्चे में चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा ऑप्टिक्स, प्रकाशिकी। इस ऑप्टिक्स चैप्टर को बच्चे मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक पार्ट होगा अपना लेंस एंड मिरर, लेंस और दर्पण। तो बच्चे इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इसमें कॉन्सेप्चुअल और न्यूमेरिकल दोनों चीज होंगी। अच्छा, जिसके हम न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे मैं उस पर एक छोटा सा निशान बना दूंगा। लेंस और मिरर वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल भी आएंगे। इसके अंदर हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, जैसे कनकेव लेंस हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, अवतल हो गया, उत्तल हो गया। तो जो अवतल उत्तल लेंस है ये, इनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है कि किसका यूज हम कहाँ पे करेंगे। ये दर्पण कनकेव या कॉन्वेक्स मिरर है, अवतल उत्तल दर्पण है, कौन सा मिरर गाड़ी में लगाते हैं साइड में, कौन सा चश्मे में लगाते हैं लेंस, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। या इसके अलावा बच्चे आपसे पूछ लेगा पेपर में कि
अगर कोई मिरर है, दर्पण है, उसके सामने एक वस्तु रखी है, एक ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो वस्तु रखी है, जो ऑब्जेक्ट रखा है, उसकी इमेज कहाँ बनेगी, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इस टाइप की वो बातें पूछ लेता है। ठीक है, अमित कुमार एक ही कमेंट बार बार मत करो सर, टाइम चेंज, टाइम जो है वही रहेगा, एक बच्चे की वजह से टाइम नहीं बदलेगा। ठीक है, तो लेंस और मिरर में न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्चुअल दोनों पार्ट होंगे। एक हम पढ़ेंगे इसमें हम लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में, लाइट प्रकाश की जो भी प्रॉपर्टी हैं, प्रकाश का जो भी गुण है, वो सब पढ़ेंगे इसमें हम, कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, परावर्तन होता है, लाइट का रिफ्रैक्शन, TIR, रिफ्रैक्शन, सारी चीज पढ़ेंगे, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, सब कुछ आएगा इसके अंदर। तो लाइट जो जो काम करती है वो, और लेंस और मिरर, ये हमारा काम होगा बच्चों ऑप्टिक्स के अंदर। क्या लाइव है सर? आर्यन राज कह रहे हैं। देखो, एक ही कोई बच्चा क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्या मैं लाइव हूं। अगर आपने लाइव बैच लिया है तो इसमें आपकी लाइव ही क्लास चलेगी डेली। ठीक है, तो जो भी आपका टाइम होगा, सबसे पहले मैं आपको 2-3 बातें और बता देता हूं। हाँ, फिजिक्स की आज पहली क्लास है हर्ष सिंह जी। आप अपने मोबाइल पे जाते हैं, मोबाइल पे आपने जब अपनी ऐप को खोलते हैं ना, उस ऐप में देखना 3-4 चीजें लिखी होती हैं ऊपर, होम, लाइव, माई कोर्स, ऐसे VOD, 3-4 चीजें लिखी होती है ना। तो आप होम पे क्लिक करेंगे और रात को या सुबह उठते एक बार उस पर चेक कर लेना, आपको उसमें आपका जो भी साइंस स्पेशल 8 बैच है, किसकी क्लास है नेक्स्ट डे, कितने बजे है, वो आपको उसके अंदर आपको टाइम टेबल आपका दिख जाएगा। ठीक है, चलो। इसके अलावा बच्चे जितनी भी लाइट की बातें हैं, सबसे बड़ा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे भी मैं आपको बीच में 1-2 न्यूमेरिकल बीच में यहाँ पे भी आएंगे न्यूमेरिकल, जिससे CDS में क्वेश्चन भी आया था इस बार। तो लेंस और मिरर के भी न्यूमेरिकल करेंगे हम, लाइट वाले चैप्टर में भी न्यूमेरिकल करेंगे। ये रेलवे वाले बच्चों के लिए है न्यूमेरिकल, रेलवे और CDS वाले बच्चे न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान देंगे। SSC PCS वाले बच्चे न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को छोड़ सकते हैं, वो केवल कंसेप्चुअल पार्ट पे ध्यान देंगे। ठीक है, एक बच्चे हम पढ़ेंगे चैप्टर वेव तरंग, वेव्स तरंगे। इसके अंदर बच्चे हम 2 चीजें पढ़ेंगे। एक हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक इसके अंदर बच्चे हम पढ़ेंगे साउंड ध्वनि। इसमें साउंड वाला चैप्टर है, यहां से कुछ न्यूमेरिकल मैं आपको कराऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हम पढ़ेंगे एक्स किरणें, गामा, रेडियो वेव, इनके बारे में कि किसका यूज हम कहाँ करते हैं, सैटेलाइट में कौन सी होती हैं, रिमोट के अंदर कौन सी होती हैं, किसका यूज हम कहाँ करेंगे, किसकी वेवलेंथ तरंग धैर्य कम है, किसकी वेवलेंथ तरंग धैर्य ज़्यादा है, वो सारी बातें यहाँ पे आएंगी। ठीक है, सॉरी सर थोड़ा लेट हो गया भाई, ये मत बहुत बताया करो आगे। आपको जब पता है 11 बजे से क्लास है तो गलती आपकी, लेट हो गए, कोई बात नहीं, अभी मैं सिलेबस ही बता रहा हूँ। तीसरा लिखेंगे हम, इसके बाद बच्चे हम चैप्टर पढ़ेंगे हीट, उष्मा। ये चैप्टर समझ लो, इसमें न्यूमेरिकल है 50% और 50% कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। तो ये हीट वाला जो चैप्टर है, इसे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे रेलवे वाले बच्चे, बहुत ध्यान से, क्योंकि इसके अंदर न्यूमेरिकल भी बहुत सारे कराऊंगा मैं, अलग अलग टाइप के। SSC वाले, CDS वाले बच्चे, PCS वाले, हीट वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं इसके अंदर, तो वो भी आप इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, राजकमल, संजय कुमार, गुड मॉर्निंग सबको। ठीक है, और भाई गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, जो बच्चा शुरू में आया करे क्लास के 11 बजे वो क्या करे, बीच में जो भी आए गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग छोड़ो, क्लास पे ध्यान दिया करो तुम। अब आते हैं बच्चे चौथे चैप्टर पे। इसमें भी मैंने स्टार बना दिया, न्यूमेरिकल होंगे, यहाँ भी स्टार बनाया, न्यूमेरिकल है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अभी तक केवल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कोई न्यूमेरिकल नहीं है। अब आएंगे बच्चे हम 4th चैप्टर पे। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, वैद्युत की और चुंबकत्व, वैद्युत की और चुंबकत्व। इसके अंदर भी बच्चे हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो करेंगे ही, साथ में इसमें भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट आएगा। तो न्यूमेरिकल वाला पार्ट इसके अंदर भी है। सर कितनी देर पहले लाइव आए हैं, मेरा नहीं चल रहा था, छूटा तो नहीं, छूटा नहीं है भाई आपका। अभी मैं केवल सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने कुछ बातें बताई थी, कौन कौन सा मैं एग्जाम कवर करूंगा वो बताया है। अभी केवल सिलेबस पे चल रहे हैं हम। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी। राकेश, अमृति या रवि कुमार, ठीक है। एक तो है चलो बिल्कुल, देखो जो आज बताऊंगा ना बहुत ध्यान सुना इन बातों को। इसके बाद बच्चे हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे मोशन, गति। इस
इस मोशन के अंदर बच्चे मैं आपको बेसिक बातें बताऊंगा, जैसे कि डिस्टेंस दूरी के बारे में, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन के बारे में। इसके अलावा हम और कुछ बातें पढ़ेंगे भास्कर जी, जैसे इसके अंदर हम पढ़ेंगे मोशन वाले चैप्टर में कि आपका स्पीड, वेलोसिटी, चाल, वेग, त्वरण, एक्सेलरेशन, ये बहुत सारी बातें आएंगी इसके अंदर। और इनके अंदर भी हम न्यूमेरिकल करेंगे छोटे मोटे, ठीक है। फिर एक हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के गति के नियम, ठीक है। ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड ही है, इसमें कोई खास ऐसा न्यूमेरिकल टाइप का कुछ बनेगा नहीं। छोटा मोटा जो बनेगा सेकंड नियम पे मैं बता दूंगा इसमें, तो इसमें ऐसा कुछ इतना खास नहीं है। फिर इसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे जैसे आपका फ्रिक्शन, घर्षण, तो घर्षण से भी आपको न्यूमेरिकल बनते हैं। एक अच्छा हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन में भी एक आध क्वेश्चन आ जाता है फॉर्मूला बेस्ड, वो भी इसके अंदर मैं आपको कराऊंगा। इसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे फिर 9th चैप्टर में यहाँ लिख देता हूँ। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण, इसमें न्यूमेरिकल आएंगे ग्रेविटी वाले चैप्टर में। इसमें स्टार बना देता हूँ, जिसमें चैप्टर में न्यूमेरिकल भी है ना, स्टार बना देता हूँ मैं। फिर एक हम चैप्टर पढ़ेंगे बच्चे लिफ्ट एंड प्रोजेक्टाइल मोशन, लिफ्ट और प्रक्षेप्य गति, दोनों के अंदर कॉन्सेप्चुअल पार्ट के साथ में न्यूमेरिकल भी हैं। प्रक्षेप्य गति, प्रक्षेप्य गति, इसके अंदर भी न्यूमेरिकल वाला पार्ट आएगा, ठीक है। अभी थोड़ा सा स्पेस कम है अपने पास, तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं इसे। इसके अलावा बच्चे हम पढ़ेंगे एक चैप्टर 10, 11 नंबर। अब एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर वर्क, एनर्जी एंड पावर, वर्क, एनर्जी एंड पावर, हिंदी वालों को बोल देता हूँ कार्य, ऊर्जा और शक्ति, इसमें भी न्यूमेरिकल हैं, कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ठीक है। इसके अलावा बच्चे फिर हम पढ़ेंगे एक चैप्टर आपका सैटेलाइट, उपग्रह, उपग्रह, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल से ही पार्ट है अपना, ठीक है। इसके अलावा बच्चे फिर हम एक चैप्टर पढ़ेंगे मैटर, पदार्थ, इसके अंदर पढ़ेंगे आर्किमिडीज का प्रिंसिपल, इसके अंदर पढ़ेंगे हम आपका ये क्या कहते हैं पास्कल्स लॉ, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आएंगी, ये भी पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, ठीक है। एक चैप्टर हम पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशंस, मात्रक और विमाएं, मात्रक और विमाएं। इसके अलावा जो बच जाएगा उसके लिए चैप्टर का नाम लिख देते हैं मिसलेनियस, विविध, इसके अंदर बाकी जो बच जाएगा वो कवर किया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि आपके बड़े बड़े चैप्टर कौन से हैं। एनटीपीसी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है भाई ऐसे एनटीपीसी के लिए। बस एनटीपीसी में न्यूमेरिकल वाला पार्ट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। जैसे जब मैं आपको न्यूमेरिकल बताऊंगा हीट वाले चैप्टर के, तो एसएससी वाला बच्चा चाहे तो उसे छोड़ सकता है, क्योंकि एसएससी में न्यूमेरिकल नहीं आते, किसी भी पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आते एसएससी के, पीसीएस में भी नहीं आते, सीडीएस में आते हैं, सीएपीएफ में आते हैं और रेलवे में। तो जब न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं तो आप देख लेना कि केवल पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, तो न्यूमेरिकल छोड़ देंगे। ऐसे इस वाले चैप्टर में भी क्या करेंगे, न्यूमेरिकल कराऊंगा तो रेलवे वालों को ध्यान देना है। जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा मोशन के चैप्टर के, ग्रेविटेशन के, आपको मैं क्वेश्चन कराऊंगा वर्क, एनर्जी, पावर के, लेंस मिरर के, साउंड के, यूनिट डायमेंशन, तो आपको न्यूमेरिकल वाले पार्ट पर भी ध्यान देना है। फिजिक्स सबकी सेम है, बस फर्क क्या है कि एसएससी और पीसीएस वाले बच्चों को हर चैप्टर में 70-80% पे ज्यादा फोकस करना है कॉन्सेप्चुअल वाले पार्ट पे। जो 30% वाला पार्ट है जहां भी न्यूमेरिकल दिखे, वो उसकी श्रद्धा है, उसका मन करे एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने का, या उसे ये हो कि भाई कल को मैं भी तो रेलवे का फॉर्म भरूंगा, क्या मैं फिर दोबारा बैच ज्वाइन करूंगा? नहीं, जब तो नहीं करूंगा मैं, तो मैं सीडीएस का फॉर्म भी भरूंगा। तो ऐसे बच्चे क्या करेंगे कि वो अपना थोड़ा सा अभी से सारी बातों को ध्यान देंगे। एनटीपीसी न्यूमेरिकल टू द पॉइंट आते हैं, हाँ टू द पॉइंट ही आएंगे, बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल नहीं, छोटे छोटे फॉर्मूला आपको पता है तो आप वो बना लेंगे, ये थोड़ा बहुत पार्ट रहेगा। एक बात मैं आपको बता देता हूं, एनटीपीसी जो इससे पहले हुआ था 2016 में, इससे पहले जो रेलवे में न्यूमेरिकल नहीं आते थे। पंकज जी लाइव हैं, ये क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा आगे से, ये बहुत वाहियात क्वेश्चन लगता है मुझे, मेरा नाम ले दीजिए, क्या मैं लाइव हूँ? इससे क्लास डिस्टर्ब होती है, पढ़ने वाले बच्चे थोड़े इरिटेट होते हैं उससे। हाँ, राजस्थान के एग्जाम सारे कवर होंगे। तो भाई रेलवे न्यूमेरिकल नहीं पूछता था, लेकिन 2019 में रेलवे ने जो भी पेपर लिया, चाहे वो ग्रुप डी का एग्जाम भी लिया, रेलवे ने जो चपरासी का पेपर लिया उसके अंदर भी न्यूमेरिकल पूछ लिए।
अब यहाँ से माहौल तो पूरा पलट गया। अब बच्चे सोचने लगे जब उसने ग्रुप डी तक में न्यूमेरिकल पूछ लिए तो एनटीपीसी में तो पूछ ही सकता है, क्योंकि अब रेलवे में 2019 से पहले न्यूमेरिकल नहीं पूछता था, 2019 से ही पूछने शुरू किए। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि रेलवे जो आगे पेपर लेगा उनमें भी न्यूमेरिकल पूछ सकता है फॉर्मूले वाले, तो हम उन्हें कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, एसएमएस स्टडी पॉइंट मिथिलेश जी, गुड मॉर्निंग। ठीक है, अब मैंने जितना आपको बताया एक बार सुनेंगे। मैंने 2 चीजें बताई हैं, जो बच्चे लेट जुड़े हैं उन्हें मैं बता देता हूं मैं। एक तो मैंने इन्हें बताया कि हम किस किस एग्जाम को बच्चे कवर कर रहे हैं, यहाँ पे फटाफट सुनेंगे स्पीड से, बाकी आप वीडियो देख लेना शुरू में। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो हम कवर करेंगे, सीपीओ, सीजेल, एमटीएस, जीडी या और भी कोई भी एग्जाम सब कवर होगा। पीसीएस, आप यूपी हैं, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, एमपी किसी से भी हैं, आपका पीसीएस का पेपर कवर होगा। रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी के पेपर कवर होंगे। स्टेट में पुलिस का एग्जाम, चाहे वो कांस्टेबल हो चाहे वो एसआई का एग्जाम हो, कवर होगा। यूपीएससी में सीडीएस, सीपीएफ का एग्जाम कवर होगा। हाँ, और एक डीआरडीओ का भी निकला था एमटीएस के लिए, तो वो भी कवर होगा इसके अंदर, डीआरडीओ एमटीएस का भी। फिर मैंने बताया कि हमारा जो सिलेबस है मोटा मोटा बता दिया मैंने आपको, जिसमें हम पढ़ेंगे ऑप्टिक्स, लाइट के बारे में, लाइट की जो भी प्रॉपर्टी होंगी, लेंस मिरर के बारे में, वेव के बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, साउंड पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन, लिफ्ट, वर्क एनर्जी पावर, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, हीट, न्यूटन के नियम, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, सैटेलाइट, मैटर, यूनिट डायमेंशन। इसके अलावा कुछ रह जाएगा तो मिसलेनियस में। ठीक है, अब अगर किसी को कुछ डाउट है सिलेबस से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड, तो अगले 3-4 मिनट में आपको दे रहा हूं। जब मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो कोई बीच में नहीं बोलेगा। तो निशांत सूर्या ऑफिशियल कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, आदित्य कुमार झा कह रहे हैं एनटीपीसी में कितना साइंस है, आपके सामने पूरा सिलेबस लिख दिया मैंने। ठीक है, तो इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड योर सिलेबस, रिलेटेड योर एग्जामिनेशन, यू आर फ्री टू आस्क फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। तो कोई भी बच्चा पूछ सकता है अगले 5 मिनट में अपने एग्जाम से रिलेटेड या सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैं अब उसके देख रहा हूँ, फिर शुरू करेंगे। गजेंद्र, बेजू कुमार सिंह, गुड मॉर्निंग। और एक क्वेश्चन और 2-3 रूल याद रखने क्लास के बच्चे। सर जी नोट्स बनाने पड़ेंगे क्या? मैंने शुरू में ही बता दिया कि मैं नोट्स आज ही डलवा दूंगा हिंदी और इंग्लिश में, आप उनका प्रिंट आउट निकलवा लेना। प्रिंट आउट निकलवा लेंगे आप उनका, तो आप चाहो तो नोट्स ना बनाओ, लेकिन अपने हाथ से बनाओगे तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे क्लियरिटी याद आती है, आपको हमेशा के लिए चीज़ें याद रहेंगी। दूसरी चीज़ें इसमें एक और बच्चे क्या करनी है कि भले आप नोट्स नहीं भी बना रहे हैं, मान लो आप थोड़े आलसी हैं, आपका मन नहीं है मेहनत करने का, पर जब भी मैं क्लास लूंगा पेन और कॉपी आपके पास होनी चाहिए। आप थोड़ा सा रफ में कुछ ना कुछ लिखते रहेंगे जो मैं बताऊंगा। कई बार मैं बीच में जब क्वेश्चन पूछूंगा न्यूमेरिकल टाइप के, तो आप उन्हें सोल्व करने के लिए पेन और पेंसिल और पेपर आपके पास होना चाहिए। न्यूमेरिकल मैक्सिमम कितना क्वेश्चन अभी कुछ फिक्स नहीं है, क्योंकि पिछले साल से लेना शुरू किया। एनडीए के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखो, एनडीए का 100% कवर नहीं होगा, लेकिन इतना है कि एनडीए के इतनी गारंटी कि 10 में से आप 7 क्वेश्चन तो हो जाएंगे, क्योंकि एनडीए पूरा 11th-12th का फिजिक्स है, तो एनडीए थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो एनडीए में 50% कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल इन चैप्टर जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं उनसे रिलेटेड आगे तो भी हो जाएंगे। रेलवे का एनडीए का 100% नहीं है, बाकी जो मैंने लिखा पूरा कवर करेंगे। रेलवे के न्यूमेरिकल पर ज़्यादा फोकस चाहिए, एक दोनों पे बराबर। किसी सेट में कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आ जाता है, किसी में छोटा मोटा फॉर्मूला। सिर्फ फिजिक्स में अवतल उत्तल लेंस में इमेज की प्रॉब्लम आती है, आज ही करा देता हूँ। ठीक है, यस सर न्यूमेरिकल करवा दीजिए। एक बच्चा बोल रहा राकेश अमृतिया कि जो बच्चा मेरे से पहले पढ़ा है उसे पता है कि कोई भी दर्पण या कोई भी लेंस कहाँ बनाता है। मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा कभी उसमें मार खा ही नहीं सकता, तो उसकी टेंशन मत लो, आज बताऊंगा तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। रेलवे न्यूमेरिकल कितने आते हैं भाई? मैंने बताया ना पिछले साल से आने शुरू हुए, किसी सेट में 4, किसी में 2, किसी में 5, कुछ भी आ सकते हैं। सर क्लास अभी शो कर रहा है, कर गया ना, तो अभी हमने पढ़ाई शुरू नहीं की है, अभी फालतू की बकवास बताइए सिलेबस वगैरह, इससे बाद में देख लेना दोबारा वीडियो क्लास खत्म होने के बाद। सर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होगा क्या? क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं जो क्लास में कराऊंगा वही होगा। एक्चुअली अपना एमसीक्यू का जो बैच आता है ना वो अलग आता है, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उसका फायदा तभी है जब आपने एक बार सिलेबस कर रखा हो ना पूरा, तो तभी अगर आप एमसीक्यू लगाएं तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। बाकी मैं यूट्यूब वगैरह पे बाद में एक बार खत्म हो जाएगा तो फ्री में करा दूंगा मैं। ठीक है, पेपर जब आने वाला होगा ना तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में करा दूंगा यूट्यूब पे फ्री में। ठीक है, टेंशन मत लेना। सीएचएसएल कब से स्टार्ट हो सकता है? जो सीएचएसएल के पेपर रुक गए थे बच्चों के वो होने वाले हैं। ठीक है, सीडीएस का तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा भाई। सीडीएस लिखा मैंने, सीडीएस पूरा कवर होगा, सीडीएस सीएपीएफ पूरा कवर यहाँ मैं लिख चुका हूँ। यहाँ पे एक बच्चा बिहार पुलिस पूछ रहा था, मैंने कहा था किसी भी स्टेट का पुलिस से कवर होगा, वो बिहार ऐसा ही होगा, हमारी जिम्मेदारी है, टेंशन मत लो। एयरफोर्स का वाई ग्रुप पूरा, एक्स ग्रुप भी काफ़ी हद तक। एक्स ग्रुप और एनडीए एक ही चीज़ होता है, लगभग सेम सा सिलेबस है इनमें। बफरिंग हो रही है आपके साथ, नेट में दिक्कत होगी, हमारे एंड से बिल्कुल ठीक है।
सर बैच बहुत लेट शो करता है। वो शायद आज क्लास आपकी ना 11 बजे नहीं स्टार्ट नहीं हुई, 11:07-8 पे स्टार्ट हुई है, तो इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ दिल्ली में लगातार बारिश हो रही थी, तो थोड़ा सा अभी एक तार टूट गया था, वो तार हम सही करा रहे थे, टाइम लग गया उसमें। हरियाणा पुलिस बिल्कुल, स्टेट का कोई भी पुलिस है, ठीक है। चलो तो एक बार मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। एक बच्चे के रिक्वेस्ट पर, इसे बहुत दिक्कत आ रही है। क्या नाम था भाई? अपना नाम बता देंगे जो बच्चे बोल रहे थे लेंस वाला। तो मैं आज ही इनकी टेंशन खत्म करता हूँ। आप चैप्टर का नाम लिखेंगे लेंस एंड मिरर, तो अच्छे लिखेंगे लेंस एंड मिरर, लेंस और दर्पण, ठीक है। मैं और पानी के लिए बोल देता हूं, आप अपने हाथ में पेन ले लो और रजिस्टर ले लो, ठीक है। भले ही रफ ले लो, कोई बात नहीं। भाई मास्टर को पानी वानी पूछ लिया करो भाई, ला के दे दो। फ्रिज में रखने से थोड़े ना पी पाऊंगा मैं। चलो सर आपका नाम बहुत सुना है, आज आपसे पढ़कर अच्छा लग रहा है। अभी तो पढ़ाना शुरू भी नहीं किया। सर मुझे आती है प्रॉब्लम। अच्छा राकेश जी कह रहे हैं सर आपकी क्लास कब होगी? ये मेरे फर्स्ट क्लास है। मेरी आपकी फर्स्ट क्लास है। मैंने आपको बताया ऐप पर एक होम करके लिखा होता है, होम, उस पर आप क्लिक करना सुबह उठते ही, उस पर आपको मिल जाएगा कि शेड्यूल कि आज किसकी क्लास है, बायो की है कि फिजिक्स की है, ठीक है। तो वीक में मैं एटलीस्ट 2 दिन क्लास लूंगा, किसी वीक 3 दिन भी ले सकता हूँ, और 3-4 दिन मैडम की क्लास होंगी, क्योंकि मैडम के पास 2 सब्जेक्ट हैं, बायो एंड केमिस्ट्री, ठीक है। चलो तो अब कोई कमेंटबाजी नहीं होगी, पिटेगा मेरे से जो कमेंट करेगा। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे बच्चे, कनकेव मिरर अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण। सब बच्चे पेन ले लेंगे, एक रफ रजिस्टर ले लेंगे, थोड़ा साथ में लिखते हुए चलेंगे ना तो ज्यादा क्लियरिटी आएगी। देखो बच्चे सुनो, सर मैंने आज ही ज्वाइन किया कोर्स। सही किया भाई, आज ही किया, क्योंकि आज से पहली क्लास है मेरी इसमें। बच्चे देखो, कनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में आपने कनकेव मिरर कहाँ देखा है? जैसे कि चलो मैं आपको बहुत ही बेसिक सा बताता हूँ। आप घर में एक ना चम्मच लेना, स्पून, बहुत ही चमकीली सी, चमकदार। तो आपने देखा होगा चम्मच में एक होता है गहराई वाला हिस्सा, जहाँ पे हम चावल रखते हैं और फिर चावल खाते हैं। एक तो ये हो गया, एक होता है पीछे उठा हुआ, होता है ना ऐसे, ये वाला, ठीक है। तो ये गहराई वाला हिस्सा है जहाँ पे आप चावल डालते हैं। इस वाले हिस्से को अगर बहुत ही चमकदार चम्मच है, बहुत ही स्पून, बहुत ही चमकीली है, इसमें आप देखना आपका चेहरा आपको बड़ा, छोटा, उल्टा, सीधा टाइप का दिखेगा जब आप इसे आगे पीछे करेंगे, ठीक है। तो हमारी जो स्पून है, चम्मच, इसका जो ये वाला गहराई वाला हिस्सा है ना, ये वाला, ये कनकेव मिरर अवतल दर्पण की तरह बिहेव करता है। तो मैं आज आपको सिखाऊंगा कि अवतल दर्पण उल्टी इमेज कब बनाता है, सीधी इमेज कब बनाएगा, कितना दूर रखूं मैं किसी कनकेव मिरर को, अवतल दर्पण को, उल्टी इमेज बने, सीधा प्रतिबिंब बने, उल्टा बने, सीधा बने, छोटा बने, बड़ा बने, बराबर बने। ये सारी बातें हम करेंगे कनकेव मिरर अवतल दर्पण के अंदर। दूसरी चीज, जो एसएससी और पीसीएस के बच्चे हैं उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके यूज, कि कनकेव मिरर मुझे कहां कहां यूज करना चाहिए। तो मैं आपको इसमें 2 चीजें पढ़ाऊंगा, एक तो इसका यूज कि इसका उपयोग कहां कहां करेंगे, और दूसरा चीज जो सीडीएस में, आपके रेलवे के पेपर में और पीसीएस में भी कई बार आया हुआ है, कि किसी कनकेव मिरर अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु यहां पर रखी हुई है, एक वस्तु मैंने यहां पर रख दी है, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो सारी बातें मैं इसके अंदर बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस के साथ बैठना है। सर टुडे जॉइन सो बैक क्लास वीडियो। भाई आज तो पहली क्लास है, तो बैक क्लास वीडियो तो कहां पे मिलेंगी? पहली क्लास ही है आज की है। मैडम की अगर बायो की क्लास हो गई होंगी तो मिल जाएंगे आपको, वो बायो वाले सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। इरफान खान जी हेलो। देखो कनकेव मिरर, बच्चे स्टार्ट करने से पहले आपको इस कनकेव मिरर के बारे में 2-4 बातें जाननी है। फिर मैं आपको एक बहुत ही एक खतरनाक तरीका बताऊंगा इमेज के लिए, जो बहुत सारे बच्चे जीवन में पहली बार पढ़ेंगे, फर्स्ट टाइम। ये बच्चा अपना मिरर है, और मिरर में बच्चे ध्यान रखना, मिरर के एक हिस्से पे हम पॉलिश कर देते हैं, एक हिस्से को हम सिल्वर कर देते हैं। सिल्वर, एक हिस्सा होता है सिल्वर, सिल्वर का लेप चढ़ा देंगे एक हिस्से पे, सिल्वर कर दिया, ठीक है। जैसे आप ध्यान देना, मेरे पास बच्चे चश्मा है, ये चश्मे में होता है लेंस। लेंस होता है बच्चे जिसके आप आर पार देख सकते हैं, ये होता है ट्रांसपेरेंट। लेंस और मिरर, लेंस और दर्पण में 8 साइड वाले बच्चों के लिए एक डिफरेंस बता रहा हूं मैं, कि लेंस ट्रांसपेरेंट होंगे, दर्पण में हम सिल्वर का लेप कर देंगे एक हिस्से पे। आप अपने घर पे जाना,
घर में आपके दर्पण होगा ना, मिरर, जिसमें डेली आप अपनी शक्ल देखते हैं, वो प्लेन मिरर समतल दर्पण है। वो कभी टूट जाए ना, उसका एक टुकड़ा उठाना, टुकड़ा, और पलट के देखना, लाल लाल सा लेप दिखाई देगा आपको उसके पीछे। तो जो भी मिरर है, चाहे वो प्लेन है, कनकेव है, कॉन्वेक्स है, समतल है, अवतल है, उत्तल है, आपको उसके पीछे हमेशा पॉलिश दिखाई देगी सिल्वर की, ठीक है। अब बच्चे दूसरी चीज, आप यहाँ पे एक चीज समझना कि जो कनकेव मिरर है ये, इसके खास बात है, वो देखो क्या, अगर आप इस कनकेव मिरर पे प्रकाश की किरणें डाल देंगे बिल्कुल पैरेलल, समांतर, पैरेलल, ये आपने टॉर्च ली, इससे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, तो मैंने दो किरणें ले ली, एक ये और एक ये। तो कनकेव मिरर करता क्या है, जैसी प्रकाश की किरणें इसके ऊपर जाकर टकराएंगी, इन प्रकाश की किरणों को सबको एक ही जगह इकट्ठा करता है, और जिस पॉइंट पे इकट्ठा करता है उसे हम कहते हैं फोकस। तो फोकस कौन सा पॉइंट है बच्चे? फोकस वो पॉइंट है, अगर आप प्रकाश की पैरेलल रेज, समांतर किरणें कनकेव मिरर पे डाल दें, अवतल दर्पण पे डाल दें, तो अवतल दर्पण जहां पर प्रकाश की किरणों को इकट्ठा करता है उसे बच्चे हम क्या बोलते हैं? फोकस। तो ये हो गया मेरा फोकस, ठीक है, ये बना फोकस। अब मैं इस वाली लाइनों को हटा देता हूं इन्हें, एक मिनट। तो ये हो गया बच्चे अपने पास में फोकस। तो मैं यहाँ पे कैपिटल एफ की फुल फॉर्म लिख देता हूँ। एफ का मतलब फोकस। थोड़ा सा शुरू में हो सकता है अजीब सा लगे आपको, पर 5 मिनट के बाद आप बिल्कुल यूज टू हो जाओगे, तो थोड़ा पेशेंस रखना। ये फोकस है। अब बच्चे मान लो ये अपना है फोकस, ठीक है। अब ये जो मिरर है दर्पण, इस मिरर का जो बिल्कुल मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट, इसे हम बोलते हैं पोल। ये पी का मतलब हो गया अपना पोल, ये पी हो गया अपना पोल, ध्रुव, ये पोल ध्रुव। तो मिड पॉइंट है बच्चे अपना पोल, ये क्या बच्चे अपना फोकस। अब मुझे एक चीज बताना बच्चे सभी, अगर मैं इस मिरर को पूरा गोल कर दूं, पूरा गोल कर दूं, तो गोले का तो एक सेंटर होगा। तो मान लो कि सेंटर यहां पे आया, तो जो इस पूरे गोले का सेंटर होगा ना बच्चों, वही सेंटर इस इतने पार्ट का भी है, इतने पार्ट का भी, वही बच्चे वही सेंटर इतने से पार्ट का भी है जो पूरे गोले का होगा। जिसे नहीं पता हो यहां देखना, जैसे मेरे पास में एक सर्कल है, ये सर्कल का केंद्र सेंटर है ये, तो इस सेंटर है इस पूरे सर्कल का। अगर मैं इतना सा हिस्सा लूं, केवल इतना हिस्सा, तो इतने हिस्से का सेंटर भी यही होगा। मैं इतना हिस्सा लूं, उसका सेंटर भी यही होगा, और इतना हिस्सा लूं, उसका सेंटर भी यही होगा, और पूरा गोला ले लूं, उसका सेंटर भी यही होगा। तो ये अपना फोकस हो गया बच्चे, ये अपना सेंटर हो गया। ये मिरर है, अगर मैं इस मिरर से बहुत दूर खड़ा हो गया तो इसे हम बोलते हैं इन्फिनिटी, अनंत। ये क्या हो गया अपना अनंत। तो सी का मतलब है यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब देखो, जब भी मैं इस क्लास में कोई दर्पण बनाऊंगा, सबसे पहले लिखूंगा मैं पी, पोल। पोल का मतलब क्या है? दर्पण का मिड पॉइंट, मध्य बिंदु। उसे थोड़ी दूर पे लिखूंगा बच्चों में एफ, फोकस। जहां पर कनकेव मिरर सारे प्रकाश को इकट्ठा करेगा वो क्या है? फोकस। फिर लिखूंगा बच्चों में सेंटर। सेंटर क्या है? इतने पार्ट का सेंटर। इतने पार्ट का सेंटर कैसे निकालेंगे? जो पूरे गोले का सेंटर होगा वही सेंटर इतने से पार्ट का भी होगा। मिरर आपने यहां लगाया, आप उससे बहुत दूर खड़े हैं, तो इसका मतलब अनंत पे खड़े हैं, इन्फिनिटी पे। तो अनंत का सिंबल होता है ये इन्फिनिटी का, क्या बहुत दूर खड़े हैं। अब यहां पे समझना बात को सब बच्चे, अभी ध्यान सुनना। सर जिस लाइन पर फोकस बना है, ओप्स लाइन को क्या कहते हैं, अभी उस लाइन पर भी आना है। अब देखो, ये इन्फिनिटी, सेंटर, फोकस, पोल, आपने इन चारों पॉइंट को मिला दो। इन्फिनिटी, सेंटर को मिलाया, फोकस को मिलाया, पोल को। तो जो ये लाइन है ना, जो इन्फिनिटी, सेंटर, फोकस, पोल को मिला रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, इसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। अभी जितना मैं बता रहा हूं उतना सुनो, मैं धीरे धीरे अपना बातें ऐड कर दूंगा। अभी आगे आगे मत चलो। देखो, एक काम करो, जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं ना, अपने घर की दीवार, आपके अपने घर की दीवार की तरफ मुंह कर लो, मोबाइल भी उधर ही ले लो। आपके घर की जो दीवार है, मान लो कि वहां पर एक दर्पण चिपका हुआ है, एक मिरर चिपका हुआ है। तो मान लो कि मेरे घर में दीवार है, ये यहाँ पे मिरर चिपका हुआ है, मैंने मान लिया कि मिरर है। उससे 2 कदम इधर खड़े हो जाओ, तो मान लो कि आप फोकस पर खड़े हैं। 2 कदम और पीछे जाओ, अब मान लो कि आप सेंटर पे खड़े हैं। और बहुत दूर जाओ, यानी कहाँ खड़े हैं आप? इन्फिनिटी पे। तो आपके घर की दीवार है, दीवार से थोड़ा दूर फोकस मान लो, थोड़ा दूर सेंटर मान लो, और बहुत दूर क्या मान लो बच्चों? इन्फिनिटी। अब दूसरी चीज यहां पे ध्यान देंगे हम,
ये पोल से जो फोकस के बीच की दूरी है, फोकस तक की दूरी, इसे बच्चे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। ये हमारी होती है फोकल दूरी। तो जो स्मॉल एफ लिखा मैंने, ये फोकस तक की दूरी, ये कहलाएगी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल दूरी। बच्चे जो सेंटर होता है, आपको पता है गोला है, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर से परिधि, सरकमफ्रांस तक की दूरी क्या कहलाती है हमारी? रेडियस। तो सेंटर से जो पोल तक की दूरी है, इसे मैं बोलूंगा रेडियस। तो आर का मतलब है अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। और आपको यहां पे एक बात ध्यान रखनी है कि फोकस तक की दूरी है फोकल लेंथ, और सेंटर तक की दूरी तो बचपन से पता है हमें, सेंटर तक की दूरी क्या होती है अपनी? रेडियस। बस आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जो फोकस होता है ना, ये फोकल लेंथ जो होती है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है ये। तो आपको इस पॉइंट को याद रखना है। यानी अगर ये फोकल लेंथ 5 मीटर है तो रेडियस कितनी होगी? 10। या मैं कह दूं रेडियस है 15, तो फोकल लेंथ कितनी होगी? 7.5। ये 50 है तो कितनी होगी? 25। तो फोकल लेंथ हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है? हाफ। एक बार आप ये पॉइंट उतार लो, फिर मैं आपको इमेज बनाना सिखाऊंगा, यहां तक का उतारेंगे एक बार, ठीक है? विकास कुमार यादव, यस बॉस। शुभम मलिक कह रहे हैं गुड, ओके। कमेंट बाजी पे ध्यान कम दो, इसे उतारो एक बार। और जो मैंने बनाया ना भाई, ये बिल्कुल सेम हर बार आपको यही करना है। पोल के बाद एफ लिखेंगे फोकस, उससे ठीक डबल दूरी पे लिखेंगे सेंटर, और बहुत दूर का लिखेंगे हम इन्फिनिटी। अगर आपने 4 पॉइंट का सीक्वेंस याद कर लिया, अब आपके लिए क्वेश्चन कर रहे हैं, समझो कि आप 30% क्वेश्चन कर चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा बताऊंगा तो 70-80% पहुंच जाएंगे, थोड़ी देर के बाद 100%। अब देखना धीरे धीरे बातें कैसे ऐड होके पूरा चैप्टर में खत्म करा दूंगा अभी कुछ ही देर में, ठीक? थोड़ा सा ठंडा सा पानी पी लेते हैं, हालांकि ठंडा पानी पीना मना किया गया कोरोना के केस में। देखो अभी थोड़ा सा ठंडी चीज़ों से हमें बचना है ताकि गला हमारा पकड़ ना ले। गला वाला खराब हो गया, खराश वरास आ गई, बुखार सा हो गया ना, तो आधे तो घबराहट में कोरोना हो जाएगा कि बुखार भी है, खांसी भी हो गई। सर आभासी वास्तविक प्रतिबिंब क्या है भाई? अभी राकेश जी मैंने कुछ बताया नहीं है, उत्तल दर्पण जब पढ़ाएंगे भाई तब बताएंगे। अभी जितना बताया उतना लिखो, आगे मत भागो। चले, ठीक है, ओके। अब मैं आपके सामने, अब किसी बच्चे का पेन नहीं चलना चाहिए, सब बच्चे पेन वैन रख देंगे नीचे, केवल सामने देखेंगे। ये बच्चे मैंने अवतल दर्पण बनाया। दर्पण में किसकी पॉलिश होती है? सिल्वर कर देते हैं हम, एक हिस्सा याद रखना इस बात को। अब यहां देखो, ये बच्चे क्या अपना पोल, ये क्या बच्चे अपना फोकस, ये क्या बच्चे अपना सेंटर, ये बहुत दूर क्या था बच्चे अपना इन्फिनिटी। अब सबसे पहले बच्चे आप ये सोचो कि पेपर में क्वेश्चन आएगा क्या? आंसर तो बहुत दूर की बात है, पहले मैं क्वेश्चन की बात करूंगा आपके सामने, सुनना ध्यान से। ये जो मार्कर है, ये मान लो कि आपके गुरुजी हैं, ये अंकुर सर हैं, ये मैं हूं। ये मार्कर इस समय, ये मार्कर नहीं है, ये अंकुर बन चुका है ये। अब देखो मेरे घर में एक कनकेव मिरर चिपका हुआ है दीवार पे, तो मैं इस कनकेव मिरर के सामने कहाँ पे खड़ा हो सकता हूँ? देखो अगर ये दीवार पे मिरर चिपका है मेरे घर में, मैं इससे बहुत दूर खड़ा हूँ, तो इसका मतलब है कि बच्चे मैं इन्फिनिटी पे खड़ा हूँ, अनंत पे बहुत दूर खड़ा हूँ। तो अब मैं थोड़ा सा आगे चला गया, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ मान लो, तो मैं सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में खड़ा हूँ। या मैं कहाँ पे खड़ा हो सकता हूँ बच्चों? सेंटर पे, या सेंटर और फोकस के बीच में, या फोकस पे, या फोकस और पोल के बीच में। तो कुल मिला के आपके पास में 6 जगह हैं। सर सी के बाद कितनी दूरी तक अनंत होगा? सी के बाद अनंत ही है, अभी बताऊंगा उसके बारे में भी, पेपर में क्या लिखा मिलेगा। तो बच्चे इस कनकेव मिरर के सामने मैं कुल मिला के 6 जगह खड़ा हो सकता हूँ। देखो कहाँ कहाँ पे? इन्फिनिटी पे, अनंत पे, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, सेंटर पे, सेंटर फोकस के बीच में, फोकस पे और फोकस और पोल के बीच में। तो पेपर में आपसे वो ये कह देगा कनकेव मिरर अवतल दर्पण के सामने एक व्यक्ति फोकस पे खड़ा है, हो सकता है भाई फोकस पे, या बोल देगा व्यक्ति कहाँ खड़ा है? सेंटर पे खड़ा है, या क्या बोल देगा? फोकस और पोल के बीच में खड़ा है। तो आपसे कहेगा कि एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट, एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है, तो बताओ उसकी इमेज जो बनेगी वो छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, कहां बनेगी, उल्टी है, सीधी है, फलाना ढिकाना, ये बातें पूछ लेगा वो, ठीक है? अब यहां देखना, अब मैं कुल मिला के 6 जगह पे चीजें खड़ी हो सकती हैं। तो मैं काम करता हूं,
कुल मिला के 6 जगह पे मैं खड़ा हो सकता हूँ। मैं इन नंबर को यहाँ पे एक बार इन्हें लिख लेता हूँ यहाँ पे, देखो। तो कुल मिला के 6 जगह है जहाँ मैं खड़ा हो सकता हूँ। इन्फिनिटी पर, बीच में, सेंटर पे, बीच में, फोकस पे, बीच में। तो जो बच्चों मैंने सर्कल बनाया ना, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पोजीशन है। तो मुझे पेपर में कहा गया कनकेव मिरर के सामने एक वस्तु फोकस पे है, तो तुरंत रुक जाओ, वस्तु फोकस पे, ये रहा फोकस, फोकस पे वस्तु है। तो कौन से नंबर की बात कर रहा है पेपर में? वो 5 नंबर की। कनकेव मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट सेंटर पे है, सेंटर ये रहा, सेंटर पे है, यानी किसकी बात कर रहा है? वो 3 नंबर की। ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है, फोकस ये रहा, पोल ये रहा। फोकस और पोल के बीच में किसकी बात कर रहा है बच्चे? 6 नंबर की। सेंटर और फोकस के बीच में है, सेंटर और फोकस के बीच में है, किसकी बात कर रहा है? 4 नंबर की। इन्फिनिटी पे है, किसकी बात कर रहा है? 1 नंबर की। सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में किसकी बात कर रहा है? 2 की। तो कुल मिला के मेरे पास में 6 पोजीशन है जिसके बारे में पेपर में आपसे पूछेगा कि वस्तु यहां पर रखी है तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। सर टाइम क्यों चेंज किया? भाई प्लीज बार बार टाइम के बारे में मत पूछो, जो टाइम है वो यही है, ठीक है। अब ये बार बार तुम पढ़ रहे नहीं हो, बस कमेंट बाजी पे लगे हो। मैं ब्लॉक करवा दूंगा और किसी कमेंट आया फालतू बीच में, जब तक मैं नहीं कहूंगा किसी कमेंट नहीं आना चाहिए। तो जो मैंने सर्कल बनाया है, ये इस सर्कल का मतलब है बच्चे, सर्कल का मतलब है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की स्थिति, यानी वस्तु कहां पर रखी है। 2 मिनट रुक जाओ बस, 2 मिनट के बाद आपको बहुत मजा आने वाला है, थोड़ा पेशेंस से सुनना। अब देखो बच्चों, यहां तक का तो पेपर में आपको मिलेगा। उसने कहा कनकेव मिरर के सामने वस्तु फोकस पे है, तो किस नंबर की बात की? 5 की। तो उसने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्ट वस्तु यहां रखी है, इमेज प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोटो जो बनेगा व्यक्ति का वो कहां बनेगा, उल्टा है, सीधा है, छोटा है, बड़ा है, कैसे बताएंगे? चुटकियों में, देखो ऐसे बताएंगे। अब यहां देखना, अब ये जादू होने वाला है धीरे धीरे। ये बॉक्स बनाया पहले मैंने F पर, दूसरा बीच में, तीसरा सेंटर पे, चौथा बीच में, 5वां इन्फिनिटी पर, जगह खत्म हो गई, छठा यहाँ। पूरा का पूरा कनकेव मिरर आपका खत्म हो चुका है। कनकेव मिरर में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, सब इसी के अंदर हैं। अब मैं 1 बाय 1 आपको बताऊंगा, इसके अलावा कुछ याद नहीं करना। पूरा कनकेव मिरर आपको खत्म हो चुका है। कैसे? पहले यहाँ देखते रहो, क्वेश्चन मत पूछना अभी, मैं अपने आप से टाइम दूंगा आपको। पहला क्वेश्चन पेपर में आया, कनकेव मिरर के सामने, अच्छा जो मैंने बॉक्स बनाया ना, ये बॉक्स बता रहे हैं आपको इमेज कहां बनेगी, पोजीशन ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति। अब देखना बच्चों, जो बच्चा कह रहा था ना कि मुझे दिक्कत होती है, उसकी दिक्कत खत्म कर रहा हूं अभी मैं। पेपर में आया कनकेव मिरर के सामने एक वस्तु इन्फिनिटी पे है, तो वस्तु कहां बताया उसने? इन्फिनिटी पे है। तो इन्फिनिटी ढूंढो पहले, इन्फिनिटी अनंत कहां है? ये अनंत। तो एक वस्तु इन्फिनिटी पे है, एक ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट क्या होता है बच्चों अपना? ऑब्जेक्ट क्या होता है अपना? सर्कल। तो एक वस्तु इन्फिनिटी पे है, तो वस्तु इन्फिनिटी पे यानी किस नंबर की बात कर रहा है पेपर में? वो 1 नंबर की। तो वस्तु इन्फिनिटी पे है, तो वस्तु के लिए होता है सर्कल, गोला। अच्छा वस्तु इन्फिनिटी पे 1 नंबर, तो 1 नंबर की इमेज भी कहां बनेगी बच्चों? 1 नंबर का बॉक्स, तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पे। तो हमारा काम हो गया। तो कनकेव मिरर के सामने, अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनता है बच्चों? फोकस पे। काम खत्म। चलो अभी एक और देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम। कनकेव मिरर के सामने एक वस्तु इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में है। पहले तो इन्फिनिटी और सेंटर ढूंढ लो। पेपर में कहा वस्तु अनंत और सेंटर के बीच में है, अनंत तो ये रहा, सेंटर ये रहा। वस्तु अनंत और सेंटर के बीच में है, यानी किस नंबर की बात कर रहा है वो? 2 नंबर की। तो 2 नंबर की बच्चे इमेज कहां बनेगी? 2 नंबर का बॉक्स, तो इमेज कहां बनेगी उसकी? सेंटर और फोकस के बीच में। तो हमने क्या देखा कि अगर वस्तु इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में है, अनंत और सेंटर के बीच में है 2 नंबर, क्योंकि वस्तु होती है, ऑब्जेक्ट होता है सर्कल, तो 2 नंबर की इमेज बनेगी 2 नंबर वाला बॉक्स। तो 2 नंबर वाला बॉक्स कहां बन रहा है? सेंटर और फोकस के बीच में। काम खत्म। तीसरा, अभी देखते रहे ना, अभी सारी चीजें खत्म करूंगा मैं ऐसे ही। तीसरे पे आते हैं। कनकेव मिरर के सामने, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु सेंटर पे है। वस्तु कहां पे बच्चे? अपना ठीक सेंटर पे। ये सेंटर पे रखी है वस्तु, 3 नंबर। अगर वस्तु सेंटर पे 3 नंबर, तो 3 नंबर की इमेज भी कहां बन रही है बच्चों? सेंटर पे ही। तो इमेज कहां बनेगी बच्चों आपकी? सेंटर पे ही बनेगी। यानी ऑब्जेक्ट सेंटर पे है तो इमेज भी सेंटर पे है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, वस्तु अनंत पे है,
तो प्रतिबिंब कहाँ पे अपना, फोकस पे। वस्तु इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में है 2 नंबर, तो 2 नंबर की इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर और फोकस के बीच में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मान लो मैंने आपसे कहा कनकेव मिरर के सामने एक वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में रखी है, सेंटर और फोकस ढूंढो। सेंटर ये रहा, फोकस ये रहा, तो सेंटर और फोकस के बीच में वस्तु है। किस नंबर की बात कर रहा है बच्चों, वो 4 नंबर की। तो 4 नंबर की आपको इमेज पता ही है, 4 नंबर की इमेज कहाँ बन रही है, ये रही 4 नंबर की इमेज। तो ये कहाँ बनेगी, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। अगला क्वेश्चन 5वां, वस्तु रखी है फोकस पे, कौन सा नंबर है, 5 नंबर। तो 5 नंबर की इमेज कहाँ बन रही है बच्चों, आपकी इन्फिनिटी पे। वस्तु रखी है आपकी बच्चे कहाँ पे, वस्तु रखी है आपकी फोकस और पोल के बीच में, कौन सा नंबर है, 6। तो इमेज कहाँ बन रही है बच्चों, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। तो आपने क्या देखा कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, आपको सर्कल का नंबर ढूंढना है। वस्तु कहाँ पर रखी है, सर्कल का नंबर ढूंढो, वही नंबर बॉक्स से मैच करा दो। तो जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है वही नंबर बॉक्स का इमेज वहाँ बनेगी। मेरे ज़्यादा प्रणाम, छोटे लाल सोलंकी, जय भीम जय राम, जय भीम जय राम राम। अच्छा जय भीम एक अलग चल गया आजकल, किसी का जय भीम चल रहा है, किसी का राम राम चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है। एक तो हर एक चीज़ को लोगों ने जातिवाद में बांट दिया है। ले भाई तुम्हारा जय भीम भी कर दिया हमने, छोटे लाल सोलंकी जी। तो वस्तु इन्फिनिटी पे रखी है, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। इन्फिनिटी और सी के बीच में 2 नंबर, तो इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में। ऑब्जेक्ट सी पर, इमेज भी कहाँ बनेगी, सी पर। सी और एफ के बीच में 4 नंबर, इमेज कहाँ बनेगी, सी और इन्फिनिटी के बीच में। ऑब्जेक्ट फोकस पे, इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे। फोकस और पोल के बीच में इमेज कहाँ बनेगी, दर्पण के पीछे। जो बच्चे शुरू से लाइव देख रहे हैं उन्हें समझ में आने लगी होंगी बातें। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बीच में से उठा के आप उसका आंसर देंगे, उससे पहले कमेंट नहीं करेंगे। एक क्वेश्चन सुनो, पेपर में क्वेश्चन आया, कनकेव मिरर अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर एंड फोकस के बीच में। मुझे बताओ अगर वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में है तो प्रतिबिंब इमेज कहां बनेगी, बताना। अगर वस्तु सेंटर और फोकस के बीच में है तो इमेज कहां बनेगी, प्रतिबिंब कहां बनेगा। आंसर दो इसका सब बच्चे। देखते हैं सबसे पहला आंसर किसका पहुंचेगा। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग तो सबका पहुंच रहा था, आंसर किसका पहुंचेगा अब। सिंटू कुमार भौरी, इनका बिल्कुल ठीक है। हितेश परमार बहुत बढ़िया। सोनू भागल गजब। अभी तक 3 बच्चों का आंसर पहुंचा मेरे पास। गजेंद्रा जी का आंसर आया है, आदित्य का आंसर आया, हर्ष का, सबका ठीक। नीलेश, नवीन कुमार, टीपू सुल्तान, सोनू, राज, पंकज, विशु, कारपेंटर। भाई गजब, ये बैच मुझे कुछ ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। ये 2 4 5 मत लिखो भाई, ये बताओ कहाँ कहाँ के बीच में। अनुष्का, रिंकू, गीता। फर्स्ट टाइम ऐसा मुझे कोई बैच मिला इसमें अभी तक किसी गलत नहीं है। अब मैं गलत वाले का ढूंढता हूँ। राजकमल, नीलेश, ठीक है भाई आपका भी। एक आध तो गलत कर दो कोई। अभिनव, जितेंद्र, अरे वाह मजा आ गया भाई। मुझे इतने पसीने जो आ रहे हैं मुझे। सोनाली रॉय, जितेंद्र कुमार, ठीक है भाई आपका। सोनू कुमार डांगी, ठीक है। सोलंकी जी कहाँ गए जय भीम वाले, आंसर दो जल्दी फटाफट आगे। एक गुड मॉर्निंग वाले वो यादव जी कहाँ गए, गुड मॉर्निंग कर रहे थे जो अभी लेट आ गए। अनंता सरकार, दीपक, आदित्य, चलो सबका ठीक है भाई। संजय, निशांत सूर्य ऑफिशियल, आशीष, मोनू कुमार सिंह। अच्छा बाकी का नाम जो नहीं आया मैं अगले क्वेश्चन में बोल दूंगा, तो एक में मत उम्मीद करना कि सबका नाम आ जाएगा, बहुत बच्चे होते हैं बैच में। यहाँ देखो बच्चे, अपने कुछ नहीं टेंशन लेनी। ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर और फोकस के बीच में, सेंटर ढूंढो। सेंटर कहाँ गया, ये रहा सेंटर। फोकस कहाँ है जी, फोकस ये रहा। इनके बीच में ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, सर्कल के डब्बा, सर्कल। तो ऑब्जेक्ट है सेंटर और फोकस के बीच में, यानी किसकी बात कर रहा है वो 4 नंबर की। पेपर में कंफ्यूज मत हो ना कि सेंटर और फोकस के बीच में 4 नंबर भी है 2 नंबर भी है। सेंटर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट कहा, तो ऑब्जेक्ट होता है सर्कल। तो सर्कल का नंबर क्या है बच्चे, 4। तो 4 नंबर की इमेज क्या बनेगी, 4 नंबर का डब्बा। तो 4 नंबर का डब्बा कहाँ दिख रहा है, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। तो जिस जिस बच्चे ने सेंटर एंड इन्फिनिटी के बीच में कहा है उसका बिल्कुल सही है। सेंटर एंड इन्फिनिटी बिल्कुल सही। रवि, अमित, सबका बढ़िया, एकदम सही आंसर आपने दिया। आशीष कुमार जी ठीक है। तो अब तो तुम हो गए खतरनाक। लेकिन अब एक शब्द और सुनना, पेपर में आपको शायद थोड़ा सा अलग लैंग्वेज मिलेगी ऑप्शन में, उस लैंग्वेज पे ध्यान देना।
वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। वो आपसे कहेगा कि ऑब्जेक्ट है सेंटर और फोकस के बीच में, कौन सा नंबर है 4, तो 4 नंबर की बच्चे इमेज कहाँ बन रही है, 4 नंबर की इमेज बनी सेंटर इन्फिनिटी के बीच में। लेकिन आपको पेपर में लिखा मिलेगा इमेज बनेगी बियॉन्ड द सेंटर, सेंटर से परे। तो सेंटर से परे का मतलब क्या है कि सेंटर से परे का मतलब होता है सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। तो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच का मतलब ये भी है कि वक्रता केंद्र से परे, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से परे। इसका मतलब यही है, एक ही बात है ये, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर कह दे, ये कह दे सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। तो दोनों में से कोई सा भी आपको लिखा मिल सकता है, लेकिन आपको 80% लिखा मिलेगा बियॉन्ड द सेंटर। तो अभी सेंटर से बियॉन्ड कहे, सेंटर से परे कहे, तो सेंटर से परे का मतलब क्या बच्चे अपना, सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। अच्छा, क्वेश्चन जो 6 नंबर वाली इमेज है, अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में 6 नंबर, तो आपकी इमेज बनेगी मिरर के अंदर। बिहाइंड द मिरर का मतलब पता क्या है, बिहाइंड द मिरर का मतलब यह है बच्चे, आप अपने घर का मिरर उठाओ, घर वाला होता प्लेन समतल, अपनी शक्ल देखना, आपकी जो शक्ल बनेगी वो मिरर के पीछे बनेगी ना, मिरर के अंदर बनेगी ना, तो सब बोलते हैं बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। तो जो आपको मिरर के अंदर दिख रही है, अंदर वो इमेज, वो हम बोलते हैं बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे। ठीक है, और अभी मैं धीरे धीरे बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो, वो भी क्लैरिटी आ जाएगी। ये तो छोटी सी बात हुई कि ऑब्जेक्ट सेंटर पे है, इमेज भी सेंटर पे है, ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे, सिंपल है। अब हम ये देखेंगे कि जो इमेज बनेगी वो उल्टी है कि सीधी है। बच्चे देखो, जितने डब्बे लाइन के नीचे बने, जितने डब्बे लाइन के नीचे बने, ये सारी की सारी इमेज होती है हमारी इन्वर्टेड, उल्टी। अगर डब्बा लाइन के नीचे है तो मतलब कि प्रतिबिंब आपका उल्टा बनेगा। अगर डब्बा लाइन के ऊपर है, इसका मतलब कि इमेज बनेगी सीधी, डायरेक्ट, सीधा प्रतिबिंब। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि मैं सेंटर पे खड़ा हूं 3 नंबर, प्रतिबिंब भी कहां बनेगा, सेंटर पे ही, उल्टा बनेगा कि सीधा, डब्बा नीचे है तो इमेज कैसी बनेगी, उल्टी। अगला क्वेश्चन सुनो, निर्मलजीत कुमार जी बहुत लेट आए हो आप। अगला क्वेश्चन है मेरा कि कनकेव मिरर अवतल दर्पण के सामने मुझे कहां पर खड़ा होना चाहिए कि मेरी इमेज सीधी बने। तो बताओ, कनकेव मिरर अवतल दर्पण के सामने वो कौन सी जगह है जहां पर अगर आप खड़े हो गए तो आपकी इमेज सीधी बनेगी। समतल दर्पण अलग से पढ़ेंगे भाई, समतल दर्पण पूरा पढ़ाऊंगा अलग से, नवीन कुमार जी। मुझे एक चीज बताओ कि कनकेव मिरर के सामने मैं कहां पर खड़ा हो जाऊं कि मेरी इमेज सीधी बने। बहुत बढ़िया आंसर मेरे पास पहुंच रहे हैं। विकास गोड, रोशन कुमार, कई ने आंसर नहीं, रोशन का गलत है, सबका सही है। देखो, कनकेव मिरर में मुझे कहां पर खड़ा होना चाहिए कि इमेज क्या बने, सीधी इमेज बने। ये सारी इमेज बच्चे कैसी हैं, उल्टी। ये वाली इमेज कैसी है मेरी, सीधी। तो सीधी इमेज कौन सी बन रही है मेरी, 6 नंबर वाली। तो सीधी इमेज अगर मुझे प्राप्त करनी है तो वस्तु कहां पे होनी चाहिए, 6 नंबर वाली, फोकस और पोल के बीच में। यानी कनकेव मिरर के केस में एक ही ऐसी जगह है, अगर आप फोकस और पोल के बीच में खड़े हैं तभी आपको इमेज सीधी मिलेगी। यानी अगर आप उसके नजदीक हैं तो आपको इमेज सीधी मिलेगी, अगर आप दूर जाना शुरू करोगे तो इमेज कैसे हो जाएंगी, उल्टी। तो कनकेव मिरर में केवल एक ही पोजीशन ऐसी है जो आपको सीधी इमेज दे सकती है, एंड दिस पोजीशन इज बिटवीन फोकस एंड पोल। ये 6 मत लिखा करो, ये 6 तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, पेपर में थोड़ा ना समझाया एग्जामिनर 6 क्या है 5 क्या है। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपको ये पता चल जाए कि इमेज उल्टी है, अगर आपको पता चल जाए कि इमेज उल्टी है तो इसका मतलब है कि उल्टी अगर लिख दिया, अगर कोई इमेज उल्टी है तो 100% क्या होगा, आप अपने मन से लिख देना, अगर इमेज उल्टी है तो 100% होगी वास्तविक। उल्टे प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होते हैं और सीधे प्रतिबिंब होते हैं हमेशा वर्चुअल आभासी। इसका मतलब क्या, सुनना भी ध्यान से। सबसे पहले तो आप एक बात समझो, पेपर के अंदर आप एग्जाम में बच्चे एक ऑप्शन आप हमेशा बाहर कर दोगे। पेपर में अगर आपसे एक ऑप्शन में लिख देना कि इमेज उल्टी भी है और वर्चुअल आभासी, ऑप्शन गलत, बिल्कुल सीधा काट देना, हो ही नहीं सकता ये। इमेज सीधी भी है वास्तविक भी है, ऑप्शन गलत। यानी 2 ऑप्शन तो आप हमेशा बाहर निकाल दोगे बिना पढ़े ही क्वेश्चन को, क्योंकि सीधा लिखा है तो साथ में आभासी लिखना पड़ेगा, उल्टा लिखना तो वास्तविक लिखना पड़ेगा। देखो, अभी वास्तविक और वर्चुअल आभासी में फर्क क्या है। देखो, अगर बच्चे किसी इमेज को, किसी प्रतिबिंब को आप स्क्रीन पर, पर्दे पर उतार सको, स्क्रीन पर कोई इमेज आपने उतार दी, वो बच्चे होती है हमारी
रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब। तो रियल इमेज वो है जिसे आप स्क्रीन पर उतार सकते हो। आभासी प्रतिबिंब वो है जिसे आप केवल मिरर के अंदर महसूस कर सकते हो, उसे आप स्क्रीन पर पर्दा लगा के नहीं उतार सकते। तो हर वो इमेज, हर वो प्रतिबिंब जो स्क्रीन पर उतर सके, जो कि पर्दे पर उतारा जा सके, वो रियल इमेज है जिसे केवल आप मिरर के अंदर ही महसूस कर सको, उसे आप स्क्रीन पर्दे पर उतारी ना पाओ। वो बच्चों हमारी इमेज कैसी है? वो बच्चों हमारी है वर्चुअल आभासी इमेज। तो जैसे कि आप अपने घर में देखना, आपके घर में प्लेन मिरर है, समतल दर्पण, उसमें आप देखना, उसके आप 1 मीटर आगे खड़े हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो आपकी इमेज भी उस मिरर में 1 मीटर अंदर बनेगी, 1 मीटर अंदर बनेगी उस मिरर में। ब्रश कर रहे हैं आप, आपने घर में देखा प्लेन मिरर में, और घर का प्लेन मिरर बनाता है सीधी इमेज। घर का प्लेन मिरर सीधी इमेज बना रहा है तो यानी वो कैसी है? आभासी। तो आपके घर में जो इमेज बन रही है ना प्लेन मिरर में, उसे केवल आप मिरर के अंदर आभास कर सकते हो, उस इमेज को आप स्क्रीन पर्दे पर नहीं उतार सकते। तो जिस इमेज को आप स्क्रीन पर्दे पर ना उतार सको, भाई आप खुद सोचो, ये मेरे घर का मिरर है, ये मैं इसके आगे खड़ा हूं 1 मीटर आगे, तो मेरी जो इमेज है वो मिरर में 1 मीटर पीछे बन रही होगी अंदर। अगर मैं यहाँ पे 1 मीटर पीछे पर्दा लगा दूं तो क्या उस पर्दे पे इमेज आ जाएगी? क्या नहीं, वो तो 1 मीटर अंदर उसी मिरर के महसूस होती है, उसे आप पर्दे पे नहीं लगा सकते, 1 मीटर पीछे पर्दा लगा के नहीं उतार सकते आप उसे। तो जिस इमेज को स्क्रीन पर ना उतारा जा सके, जो भी इमेज स्क्रीन पर नहीं उतारी जा सकती, वो होती है आपकी वर्चुअल आभासी, जिसे आप स्क्रीन पर उतार सकते हो, रियल है। जैसे कि आप मूवी देखने गए, प्रोजेक्टर से लाइट निकली, पूरी की पूरी इमेज पर्दे पे उतर गई, हीरो नाच रहा है वहां पे, वो रियल इमेज है। तो रियल इमेज को स्क्रीन पर उतार सकते हैं, वर्चुअल आभासी को नहीं उतार सकते। ठीक है, आभासी का मतलब होता है जैसे कि इसका आभास किया जा सके, जो कि वर्चुअल है, आभासी इमेज है वो, जो कि रियल नहीं है, जो स्क्रीन पर नहीं उतर सकती। बात समझ रहे हो? अगर किसी प्रतिबिंब को आप स्क्रीन पर उतार दो तो रियल है, नहीं उतार सकते तो बच्चों फिर वो क्या होता है? वो होता है वर्चुअल आभासी, जिसे केवल आप मिरर के अंदर ही आभास कर सको। आपने अपने आप को देख लिया घर वाले मिरर में, हाँ भाई शर्ट कैसी लग रही है, बस। लेकिन घर वाले मिरर में जो इमेज बन रही है ना उसके अंदर, उसे आप किसी दीवार पर, किसी पर्दे पर, किसी स्क्रीन पर नहीं उतार सकते, इसलिए आभासी है वो। और आभासी इमेज कौन सी होती है? जो सीधी होती हैं। और रियल कौन सी होती है? जो उल्टी होती हैं। मेरे सामने लास्ट बच्चा खड़ा है, मान लो रोशन कुमार, मैंने रोशन कुमार को देखा, तो रोशन कुमार की इमेज बनी मेरी आंख के रेटिना पे, तो रेटिना पे बनी यानी स्क्रीन पे पर्दे बनी, तो रियल इमेज है। तो रोशन कुमार को जब मैं देखूंगा तो इसकी उल्टी इमेज बनेगी, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, वो तो मेरा दिमाग उसे फ्लिप करके सीधा करके दिखाता है मैं। तो हर एक उल्टी इमेज रियल होती है। अरे भाई रोशन कुमार तो सुन तो रहा नहीं है, अपन लाइन पे लाइन लिखे जा रहा है, दिमाग से तो हो गया पागल, सुनेगा ना ध्यान से समझ में आएगा। मैंने क्या बोला कि भाई रियल इमेज वो है जिन्हें आप स्क्रीन पर उतार सकते हैं। अगर आप किसी इमेज को स्क्रीन पर आपने उतार दिया, वो रियल इमेज है। जैसे आप मूवी देखने गए, प्रोजेक्टर से आपने स्क्रीन पर्दे पे उतार दी, वो रियल इमेज है। मैंने आपको देखा, आपकी इमेज मेरी आंख के रेटिना पे बनी, वो रियल इमेज है। कैमरा लिया, मैंने क्लिक किया, रील के ऊपर आपका फोटो आ गया, वो रियल इमेज है। लेकिन मिरर में, मैंने आपके घर में जो मिरर रखा है, आपने उसके अंदर अपने आप को देखा, आप उसमें आपकी वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि आप उसे केवल महसूस कर सकते हो, उस इमेज को आप किसी स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। तो जिस इमेज को स्क्रीन पर ना उतारा जा सके वो वर्चुअल होती है, जिसे स्क्रीन पर उतार दें वो रियल इमेज होती है। या अगर ऐसे भी समझ में नहीं आ रहा तो एक चीज करते हैं, इस चीज को मैं रे डायग्राम से बताता हूं। देखो रे डायग्राम जो आपने पढ़ा होगा 9th-10th क्लास में, वो देखना। ये बच्चे मान लो कि मेरे पास है फोकस, डबल दूरी पे सेंटर, ये इन्फिनिटी। अब मान लो कि मैंने कोई एक वस्तु ली, यहाँ लिखा मैंने रख दिया पहले सेंटर और फोकस के बीच में। आपको 3 बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहला समझना ध्यान से, जैसे मान लो कि मुझे इसकी इमेज बनानी है, ये कोई चीज़ है BA, इसकी मुझे इमेज बनानी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है अपना मुख्य अक्ष, इसके समांतर एक रेखा गई है दर्पण पे। तो कोई भी जो पैरेलल रे जाती है, समांतर रेखा, तो मैंने बताया था आपसे, वो टकरा के फोकस से गुजर जाएगी, फोकस से, ये फोकस से गुजार दी मैंने। ठीक है, दूसरी आपको एक बात और पता होनी चाहिए। वो क्या पता होनी चाहिए बच्चे? मान लो कि अगर कोई लाइन, इसे थोड़ा सा मुझे बड़ा बनाना पड़ेगा, एक मिनट छोटे मिरर से काम चला लेते हैं। मान लो कि एक काम करते हैं, ऑब्जेक्ट मैंने अभी यहाँ रख दिया, ये छोटे से काम चल जाएगा। ये बच्चे एक रे गई पैरेलल, तो पैरेलल रे किससे पास होती है? फोकस से। ये फोकस से पास हो गई।
ठीक है। एक बात आपको पता होनी चाहिए, फिर से बड़ा बनाना ही पड़ेगा भाई, काम नहीं चलेगा। इतना भाई सबको पता है ना, अगर कोई रेखा बिल्कुल पैरेलल जाए प्रिंसिपल एक्सिस के तो टकरा के किससे पास करती है? वो फोकस से पार करेगी। दूसरे का आपको पता होना चाहिए, अगर कोई लाइन सेंटर से पास कर रही है, सेंटर से पास करे कोई लाइन, तो टकरा के वापस आ जाती है उसी मार्ग पे। तो एक रे तो मेरी ये आई थी काले वाली, एक नीले वाली टकरा के वापस आ गई, तो दोनों कहाँ पे मिल रही है? यहाँ पे। तो इसकी जो इमेज बनी वो कहाँ बनी बच्चों? यहाँ पे। ठीक है। और अभी आप चेक करना, इस चीज को देखना आप कि जब वस्तु मेरी सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में थी तो उसकी इमेज कहाँ बनी थी? सी और एफ के बीच में। अब यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे जो ये रे आई, ये वाली और ये वाली रे, ये आपस में सच में मिली। अगर रे सच में मिले आपस में तो जो इमेज बनेगी वो होती है हमारी रियल इमेज। लेकिन अगर मैं वस्तु फोकस और पोल के बीच में रख दूं तो यहाँ से देखो दिक्कत क्या आएगी। अगर मैं वस्तु को फोकस और पोल के बीच में रख दूं, एक ही बच्चे के लिए, बाकी बच्चों के लिए रे डायग्राम वाला ही है, मैंने वस्तु रख दी यहाँ पे इन दोनों के बीच में, फोकस और पोल के बीच में, तो यहाँ से बच्चे ये लाइन गई, तो ये लाइन टकरा के तुम्हें पता फोकस से पास करेगी। दूसरा यहाँ पे अपना सेंटर है मान लो, तो जो लाइन सेंटर से जा रही होगी वो टकरा के अपना वापस आएगी। ये लाइन जा रही है ऐसे, ये लाइन जा रही है अपना ऐसे, तो दोनों लाइन तो मिल नहीं रही, तो आप इन्हें पीछे की तरफ को बढ़ाओ तो कहीं यहाँ पे मिलती महसूस होंगी है। अगर आप लाइनों को जबरदस्ती मिलाओ, यानी लाइनें अपने आप आके ना मिलें, आप लाइनों को जबरदस्ती मिलाओगे तो जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल आभासी इमेज होती है। तो ये तो होता है थोड़ा सा टेक्निकल तरीका, पर मैं इसमें क्यों नहीं बता रहा, बच्चे आर्ट और कॉमर्स साइड के भी हैं तो मुझे सबका ध्यान रखना है। तो मैं ऐसे रे डायग्राम से बताऊंगा ना तो मुझे इतने सारे डायग्राम बनाने पड़ेंगे। तो बच्चों को बड़े आराम से पता चल रहा है कि वस्तु इन्फिनिटी पे है तो इमेज फोकस भी बनेगी। अभी मैंने रे डायग्राम बनाया था, वस्तु सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में 2 नंबर, तो 2 नंबर की इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी। ये सब उल्टी हैं, उल्टी इमेज है तो यानी कि रियल होंगी। रियल है तो आप इन्हें स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन इमेज को स्क्रीन पर देखा जा सकता है। यानी अगर मैं सेंटर पे खड़ा हूं तो मेरी इमेज जो सेंटर बनेगी तो मैं उसे स्क्रीन पर देख सकता हूं। लेकिन अगर मैं सेंटर और फोकस के बीच में खड़ा हूं तो मेरी इमेज दिखेगी मिरर के अंदर, और वो मेरी होगी वर्चुअल इमेज, आभासी इमेज, क्योंकि सीधी इमेज होती है वर्चुअल। इस वाली इमेज को आप स्क्रीन पर पर्दे पर नहीं उतार सकते। अब एग्जाम के हिसाब सुनो, एग्जाम के हिसाब से आपको बस केवल इतना ध्यान रखना है कि अगर उल्टी इमेज है तो वो रियल है, वो स्क्रीन पर उतरेगी, पर्दे पर उसे बनाया जा सकता है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर इमेज सीधी है तो वर्चुअल आभासी होगी, उसे स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। तीसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि ये बिल्कुल फिक्स है, अगर उल्टी इमेज है तो रियल ही होगी और सीधी इमेज है तो वर्चुअल ही होगी, कभी इनमें क्रॉस सही नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आपको क्या ध्यान रखना है कि वस्तु यहां पर रखी है तो उसकी इमेज कहां बनेगी? क्या इतनी बात आप बता पाएंगे? हर्ष सिंह कह रहे हैं वाटर पर क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है वाटर पे, परावर्तन। उसमें जैसे आपका है बिल्कुल वैसे। मैं आपको जब प्लेन मिरर पढ़ाऊंगा ना, समतल दर्पण प्लेन मिरर, तो हर्ष तब आपका क्वेश्चन आ जाएगा। ये समझ गए? ठीक है, बहुत बढ़िया रोशन जी, अगर आप समझ गए हो तो देखो जैसे टेक्निकली समझना है ना, टेक्निकल वाले बच्चे ध्यान रखना। अगर कहीं पे जैसे रे आपस में सच में मिल जाए तो जो इमेज बनेगी वो रियल इमेज होती है। अगर रे को जबरदस्ती पीछे की तरफ बढ़ाकर मिलाना पड़े तो जो इमेज बनती है वो वर्चुअल आभासी इमेज बनती है। पर मैं वैसे बताना नहीं चाह रहा इनसे, क्योंकि इनसे बताने में बहुत ही कंफ्यूजन पैदा होगा, फिर आपने अलग क्या समझा मेरे से, ठीक है? तो कोई फायदा नहीं है फिर। तो आप वैसे रे डायग्राम तो आपने 9th 10th क्लास में बनाए हैं। सर कांच से क्या बनता है, कैसे बनता है? भाई कांच में होता है रिफ्रैक्शन, कांच से कुछ नहीं बनता, कांच के लाइट आर पार चली जाती है। तो अभी थोड़ा सा भी जो बताया जा रहा है वो पढ़ लो, अभी रिफ्लेक्शन पढ़ोगे समझ में आ जाएगा खुद सारी बातें। अच्छा, अब आते हैं बच्चों मिरर के साइज पे, मिरर के आकार पे। मान लो कि ये मैं हूं 10 सेंटीमीटर का, मैं 10 सेंटीमीटर का हूं, मैं अलग अलग जगह खड़ा हुआ तो मेरी अलग अलग जगह इमेज बनी, उल्टी बनी है सीधी बन गई, वो आपको पता चल गया कब सीधी बनेगी कब उल्टी बनेगी, ठीक है? लेकिन वो जो इमेज बनेगी वो मेरे बराबर है, मेरे से बड़ी है कि मेरे से छोटी है, उसका साइज भी आप बताओगे चुटकियों में इसी डायग्राम से। तो कैसे बताओगे? यहां देखना ध्यान से। बच्चे आप खड़े थे सेंटर पे 3 नंबर, आप सेंटर पे खड़े हैं 3 नंबर, आपकी इमेज भी कहां बन रही है? सेंटर पे। तो जहां पर आप खड़े हैं अगर इमेज बिल्कुल वहीं के वहीं बने, बिल्कुल वहीं के वहीं, तो वही इमेज होती है सेम साइज की। यानी कि अगर आप यहाँ 10 सेंटीमीटर के हैं तो आपकी इमेज 10 सेंटीमीटर की बनेगी, 50 सेंटीमीटर के हैं तो 50 की बनेगी। तो ये होती है हमारी सेम साइज इमेज। लिखेंगे समान आकार का प्रतिबिंब, सेम साइज इमेज। तो ये सेम साइज इमेज है, समान आकार का प्रतिबिंब। यानी अगर आप सेंटर पे खड़े हैं तो आपकी इमेज सेंटर पर ही बनेगी
और जितने बड़े हैं उतनी ही बड़ी बनेगी। बस आपका काम हो गया। ये वाली इमेज है ठीक ऑब्जेक्ट के बराबर, ऑब्जेक्ट के इक्वल है ये वाली इमेज। तो 3 नंबर से बड़े बॉक्स बड़ी इमेज, 3 नंबर से छोटे बॉक्स छोटी इमेज। तो सबसे छोटी इमेज कहाँ बन रही है? फोकस पे। सबसे स्मॉलेस्ट जो इमेज होगी वो फोकस पे होगी। और कितनी छोटी होगी? पॉइंट साइज की, बिंदु के आकार की, पॉइंट साइज। 3 नंबर से बड़े डब्बे बड़ी इमेज, और ये वाली इमेज सबसे बड़ी, ये होती है लार्जेस्ट, सबसे बड़ा प्रतिबिंब, लार्जेस्ट। तो अगर मैं आपसे कह दूं कि मैं इन्फिनिटी पे खड़ा हूं 1 नंबर, तो इमेज कहां बनेगी मेरी? फोकस पे। कैसी इमेज बनेगी? उल्टी। और कैसे बनेगी? बिल्कुल पॉइंट के बराबर। अगर मैं फोकस पे खड़ा हूं 5 नंबर, तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। कैसे बनेगी? उल्टी। और कैसे बनेगी? हाईली लार्ज, बहुत बड़ी बनेगी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बच्चे खड़ा हूं फोकस और पोल के बीच में, इमेज बनेगी सीधी। और ये इमेज जो बनेगी ना, ये जितने बड़ी वस्तु होगी, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा, ये इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी है पर सबसे बड़ी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी इमेज तो ये बन रही है। मान लो आप 5 फीट के हैं तो इमेज 5.5 या 6 फीट की बन गई, 6 फीट के हो तो 7, 7.5 की बन गई। तो ये इमेज भी ऑब्जेक्ट से तो बड़ी है पर सबसे बड़ी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी बनती है इन्फिनिटी पे। तो इस वाली इमेज को लिखेंगे लार्जर है, लार्जेस्ट नहीं, लार्जर नॉट लार्जेस्ट। वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब लेकिन सबसे बड़ा नहीं, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब लेकिन सबसे बड़ा नहीं। सबसे बड़ा क्यों नहीं? क्योंकि सबसे बड़ा कहां बनती है इमेज? इन्फिनिटी बनती है। लार्जर है, नॉट लार्जेस्ट। सर शो टाइम में सही, बट प्लीज कॉन्सेप्ट दीजिए। जय सर, क्या बोल रहे हो भाई? इतना बड़ा तुमने कमेंट कर दिया, क्या लिखा? कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, शॉर्ट में ही सही, बट ये क्या? ये भाई का डिटेल में दिया है कि पहली क्लास है, थोड़ा सा शब्दों को समझो। ठीक है। अब देखो इसमें कुल 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, अब इसमें ध्यान देना। कनकेव मिरर में कॉन्सेप्चुअल 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट अगर यहां पर है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, यानी पोजीशन आप बता देंगे। ऑब्जेक्ट अगर रखा है इन्फिनिटी पे तो इमेज बनेगी फोकस पे, सेंटर पे तो सेंटर पे, फोकस और पोल के बीच में तो बिहाइंड द मिरर, दर्पण के पीछे। ये आपको क्लियर हो गया, पोजीशन क्लियर होगी। सेकंड पूछेगा नेचर, उल्टी है कि सीधी है। आपको पता है अगर फोकस और पोल के बीच में है तो इमेज सीधी बनेगी, अदरवाइज कहीं भी रख दो उल्टी बनेगी। तो आपको नेचर पता चल गया। तीसरा आपको बताना है साइज के बारे में, कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के बराबर है, जितनी बड़ी वस्तु रखी उसके बराबर है, बड़ी है कि छोटी है। आपको पता है अगर आप सेंटर पे हैं तो इमेज बनेगी बराबर साइज की। अगर आप मान लो कि यहाँ पे खड़े हैं सेंटर फोकस के बीच में 4 नंबर, तो 4 नंबर वाली इमेज क्या बनेगी? 3 नंबर से बड़ा डब्बा है, यानी इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट से बड़ी। तो आपको पता है कि इमेज छोटी कब बनती है, बड़ी कब बनती है। तो 3 बातें पूछता है पेपर में, तो आप तीनों बातें बता सकते हैं। ठीक है, क्लियर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, जितनी इंफॉर्मेशन आपको होगी आपको सब कुछ बताना है, जितनी भी बातें आपको पता होंगी सब बताएंगे आप। क्वेश्चन है मेरा, सुनना पहले, बाद में आंसर देना। क्वेश्चन सुनना। मैं आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन दे रहा हूं, आपको इमेज की बताना है। ऑब्जेक्ट आपका रखा है बच्चे, आपका ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड द सेंटर, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वस्तु वक्रता केंद्र से परे रखी हुई है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जो इमेज बनेगी आपको एक ही कमेंट में कोमा लगा के बताना है, उसकी पोजीशन वो कहाँ बनेगी, उसका नेचर वो उल्टी है कि सीधी है, और उसका साइज वो बड़ी है कि छोटी है। तो मेरा क्वेश्चन है, कनकेव मिरर के सामने एक वस्तु वक्रता केंद्र से परे है, वक्रता केंद्र से परे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखी है वस्तु। तो जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, उसकी पोजीशन, उसका नेचर कैसा होगा, उल्टी सीधी, उसका साइज क्या होगा, एक में ही लिखना है। ठीक है, बताओ। ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र से परे का मतलब क्या है। करो क्वेश्चन ये। आज फर्स्ट टाइम समझ में आया सर, हर्ष सिंह कह रहे हैं। ओके भाई, थैंक यू। अरे कहाँ गए? और एक सेकंड रुकना भाई। एक ही कमेंट में सारी चीजें लिखनी है भाई, खाली पोजीशन मत लिखो, नेचर भी लिखो और साइज भी बताओ।
हितेश परमार ने बिल्कुल सही लिखा है, एक लाइन में सारी बातें, और भी बच्चों ने लिखी होंगी। आई डोंट नो अबाउट दैट, 1 सेकेंड यार, एक तो लड़के ना यार इन्होंने, अभी आप आंसर मैच करना। भाई कहाँ चले गए तुम? गेट बजा रहा हूँ मैं देर से, इसमें पानी वैसा वाला मिला दो इसमें यार, इसमें बर्फ बर्फ है। चलो ये पानी मिला दो सादे वाला इसमें, गेट चलो। अब भाई आप आंसर चेक कर लेना, बहुत सारे बच्चों के आंसर आए। लास्ट आंसर जो मुझे दिखाया वो है जितेंद्र कुमार जी का, अमित कुमार और टीपू सुल्तान, 3 बच्चों के आंसर लास्ट में दिखे। बाकी आंसर बहुत सारे बच्चों ने दिए हैं, देखना। इसने कहा वस्तु है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से परे, यानी वस्तु है सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। कौन सा नंबर है? 2। तो 2 नंबर की इमेज कहाँ बनेगी? एक तो इमेज बनेगी आपकी सेंटर और फोकस के बीच में। ये इमेज कैसी होगी? छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, डिमिनिश्ड। और कैसी होगी? ये उल्टी है, तो उल्टी होगी तो कैसी होगी? रियल, इन्वर्टेड एंड रियल, उल्टी और वास्तविक। जिस बच्चे ने लिखा है उसका सही है, बाकी गलत है। साइज छोटा होगा, डिमिनिश्ड है, सेंटर और फोकस के बीच में इमेज बनेगी, और उल्टी होगी, और उल्टी को हम क्या बोलते हैं? रियल। अमित कुमार जी, बियॉन्ड द सेंटर का मतलब होता है सेंटर से परे, का मतलब है सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। तो सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट का नंबर कौन सा है? 2। तो 2 नंबर वाली इमेज कहाँ बन रही है? चेक करो ध्यान से। बियॉन्ड द सेंटर का मतलब सेंटर नहीं है। एक बार मेरा नाम ले लो सर, मेरा अक्षय कुमार साहू। भाई आज तो बोल दिया, आगे से मत बोलना, ही कमेंट ही है। ऐसे अगर हर एक बच्चा बोलेगा ना मेरा नाम ले दो, तो मैं तो 1.5 घंटे नाम ही लेता रहूंगा बच्चों के। ठीक है, चलो ये हो गया आपका पूरा। अब आते हैं हम, अरे यार, अच्छा इसमें एक चीज और देखना। अभी मैंने एक बात बताई थी आपको, ये जो कनकेव मिरर है, ये जो कनकेव मिरर है बच्चों, इसके ऊपर अगर आप लाइट डाल देते हैं ना, तो लाइट को इकट्ठा करता है, ये एक ही जगह इकट्ठा करता है। सर हम सही आंसर दिए थे, बहुत सारे बच्चों ने दिया भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ। गीता कुमारी जी ओके कह रहे हैं, ठीक है सही दिया होगा। मैंने तो बोला ना कि मैं आंसर देख रहा था, मैं एक्चुअली सर पानी के लिए बाहर गया हुआ था, तो 2-4 बच्चों के नाम ही पढ़ पाया मैं। किसी क्वेश्चन में तुम्हारा नाम आ जाएगा, किसी में किसी और का आ जाएगा, ठीक है। सर मैं लेट हो गया। मोहम्मद मुशाहिद रजा, टाइम से आया करो भाई। अच्छा, इस कनकेव मिरर के बारे में एक लाइन लिखेंगे कि जो कनकेव मिरर है ये, इसे बच्चे बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण। कनकेव मिरर का को कन्वर्जिंग का मतलब पता क्या है? मैंने आपको बताया शुरू में ही। कन्वर्जिंग का मतलब है कि वो मिरर जो प्रकाश की किरणों को, जो रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज कर दे, एक ही जगह मिला दे। तो आपको मैंने बताया था कि कनकेव मिरर के ऊपर अगर आप लाइट डालेंगे तो सारी लाइट को एक ही जगह कन्वर्ज करना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है। तो उसका नेचर होता है लाइट को कन्वर्ज कराना, इकट्ठा करना। तो पेपर में कई बार पूछता है कि कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है? कनकेव की कॉन्वेक्स, हम बोलेंगे कनकेव मिरर। अब मैं आपको इसमें थोड़ा सा हिंट दे देता हूं, आप मुझे यूज बताएंगे। अब लिखेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण के उपयोग। तो 1-2 चलो आज ही लिखाऊं कि कल लिखाऊं? कितना टाइम बचा अपने पास? चलो अब एक काम करना, इस साल जितना पढ़ के आना कल की क्लास में, तो कल मैं आपको इससे यूज बताऊंगा, इसके उपयोग लिखाऊंगा। अभी सारी दर्पण कहते हैं हम इसे, अभी सारी दर्पण हिंदी में। फिर कल मैं इसके एक बार इसे पढ़ के आना, इससे मैं आपसे कुछ और क्वेश्चन भी पूछूंगा। फिर उत्तल दर्पण पढ़ाऊंगा साथ में, कॉन्वेक्स मिरर, इसे कहते हैं अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है जो प्रकाश की किरणों को मिला दे, ठीक है। अच्छा मैं भाई हिंदी में केवल बोलूंगा भाई, जो टेक्निकल शब्द होंगे उनका हिंदी में नाम लिख दूंगा, बाकी स्टेटमेंट हिंदी में बोलूंगा, लिख लेना खुद, ठीक है। चलो मैं नोट्स डलवा देता हूँ एक बार आपके सामने, तो उसमें से देख लेना कौन से चैप्टर में है, ठीक है। तो चलो आज इतना ही, तो बाकी कल देखेंगे, क्योंकि आज पहली क्लास थी तो थोड़ी पहली क्लास में ज़्यादा दिमाग पे जोर देना सही नहीं आपके। चलो मिलते हैं
कल मैं इसमें कॉन्वेक्स भी खत्म कराऊंगा, दोनों के यूज भी खत्म कराऊंगा और इनके फॉर्मूले भी लिखवाऊंगा जो न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।